हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रजिया सुल्तान और ये भी बीए पार्ट सेकेंड ईयर का मध्यकालीन भारत के इतिहास पेपर का टॉपिक है। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के नाम का चयन अपने जीवन काल में ही कर लिया था, क्योंकि उसका ज्येष्ठ पुत्र जो था नासिरुद्दीन मोहम्मद, उसकी मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो गई थी। और उसके जो अन्य पुत्र थे वो सुल्तान बनने के गुण उनमें नहीं रखते थे, विलासी थे, अयोग्य थे प्रशासन के। और रजिया जो उसकी पुत्री थी उसमें बादशाही के ये सभी गुण जो है विद्यमान थे, इसीलिए इल्तुतमिश ने जो है रजिया को नॉमिनेट किया अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए, और तुर्क अमीरों को भी इसके लिए राजी कर लिया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई वैसे ही जो अमीर थे, स्पेशली चालीसा दल के जो अमीर थे, उन्होंने रजिया के स्थान पर इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी शाह तुर्कान, जो पहले महल में कोई दासी हुआ करती थी और बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ होने के नाते उसने प्रशासन में बहुत अधिक हस्तक्षेप किया। इससे सभी अमीर और अन्य जन जो थे वो त्रस्त हो गए थे उससे। और ऐसी स्थिति में ऐसे असंतोष का फ़ायदा रजिया ने उठाया, और जब सुल्तान अपने समय में उठे विभिन्न विद्रोहों का दमन करने के लिए दिल्ली से निकला, तो रजिया ने शुक्रवार को जो उनकी जुम्मे की नमाज़ होती है तो मुख्य मस्जिद में जाकर के और लोगों से आह्वान किया कि उसे समर्थन दिया जाए। और दिल्ली की जनता और वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने रजिया को अपना समर्थन प्रदान किया, और इस तरीके से रजिया का राज्यारोहण या उसकी गद्दी नशीनी जो है दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका के रूप में 1236 ईस्वी में हुई। पहली बार ऐसा हुआ था दिल्ली सल्तनत में जब जनता जो थी उसने अब शासक को चुनने में अपनी भूमिका निभाई थी। इससे इसका प्रमुख प्रभाव ये पड़ा कि एक तो जनमत का महत्व जो है वो स्पष्ट हो गया। दूसरा, पहली बार था कि कोई मुस्लिम शासिका यानी कोई स्त्री, मुस्लिम स्त्री जो है सुल्तान बनी, सुल्ताना बनी, तो पहली महिला थी। इसलिए कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण था उसके ऊपर एक पहली बार चोट पहुंची, और ये पूरी तरीके से एक गैर रूढ़िवादी दृष्टिकोण से विजय थी। एक और महत्वपूर्ण चेंज आया रजिया के गद्दी नशीनी के साथ ही कि ये उस दौर का प्रारंभ था जब अमीरों और सुल्तान के मध्य सिंहासन पर अपना प्रभाव बनाए रखने की एक दौड़, एक संघर्ष जो है वो शुरू हुआ। अमीर वर्ग चाहता था कि सुल्तान ऐसा व्यक्ति बने जिन पर वो अपना आसानी से नियंत्रण रख सके, जिन्हें कहते हैं ना पपेट किंग यानी पपेट रूलर, कठपुतली शासक, जिसे अपने इशारों पर नचाया जा सके, जिसे अपने नियंत्रण में रखा जा सके। और सुल्तान चाहता था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ जो हैं उसके नियंत्रण में रहे, और अमीर वर्ग जो है उस पर वो अपना प्रभाव बनाए रख सके। तो इस तरीके से सुल्तान के पद पर अपना प्रभाव बनाए रखने का ये संघर्ष का एक नया दौर जो है रजिया के साथ प्रारंभ हुआ, क्योंकि रजिया ने पहली बार तुर्क अमीरों के महत्व को दरकिनार किया और सीधा जनता से और वहाँ के जो प्रशासन के विभिन्न अधिकारी से उनसे अपना समर्थन प्राप्त किया। और साथ ही आने वाले समय में रजिया ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिनसे प्रशासन में तुर्क अमीरों के महत्व को कम किया जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रारंभ था अमीरों और सुल्तान के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष के दौर का। रजिया जैसे ही गद्दी पर बैठी 1236 ईस्वी में, तो उसके राज्यारोहण के बाद उसके सामने अनेक चुनौतियां आई, और इनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण तुर्क अमीरों की समस्या थी। और ऑलरेडी बताया कि इल्तुतमिश के समय में तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा सरदारों के जो संघ था उसका गठन किया गया था, और इन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित किया गया था। रजिया का जो राज्यारोहण हुआ उसमें प्रांतीय सूबेदारों की कोई राय नहीं ली गई थी, और ना ही ये तुर्कान या चिहलगानी का कोई योगदान उसमें रहा था। इसकी वजह से प्रांतीय सूबेदार और विभिन्न तुर्क अमीर जो थे वो असंतुष्ट हो गए, और सुल्तान और अमीरों के मध्य सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हो गया। जब रजिया का राज्यारोहण हो गया तो इन तुर्क अमीरों की संगठित सेनाएं जो हैं सम्मिलित होकर के दिल्ली की ओर बढ़ी,
इन विद्रोही अमीरों का नेतृत्व जो है वो इल्तुतमिश के समय से वजीर रहा निज़ामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था, और वो विद्रोही अमीरों से मिलकर रजिया को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र कर रहा था। ऐसी स्थिति में रजिया ने जो है कूटनीति से काम लिया और इन अमीरों में से दो तुर्क अमीर कबीर खां एयाज और मलिक सालारी, इनको गुप्त रूप से अपनी ओर मिला दिया, और बाद में दूसरे पक्ष को इसके संबंध में खबर गुप्त रूप से पहुंचा दी कि रजिया जो है उसने कुछ अमीरों को अपनी ओर मिला लिया और बाकी अमीरों को जो है वो उनके द्वारा बंदी बना करके और रजिया के समक्ष पेश किया जाएगा। तो इन अमीरों में जो है आपस में फूट पड़ गई और अविश्वास उत्पन्न हो गया। तो अन्य जो अमीर थे जिनके अंदर जुनैदी था, वज़ीर जुनैदी था, मलिक सैफुद्दीन कूची था, मलिक जानी इत्यादि, इनमें भय उत्पन्न हो गया और कबीर खां एयाज और मलिक सालारी ने उनका पीछा किया और उनकी हत्या कुछ की हत्या कर दी, और जो वज़ीर जुनैदी था वो भाग गया वहाँ से और उसने सिरमौर की पहाड़ियों में जाकर के शरण ली। तो इस प्रकार से तुर्क अमीरों के विद्रोह के पहले प्रयत्न को निष्फल कर दिया रजिया ने अपनी कूटनीति से, और इससे उसकी प्रतिष्ठा जो है वो स्थापित हुई। तुर्क अमीरों के महत्व को कम करने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए रजिया ने दूसरा कदम उठाया और वो था प्रशासन का पुनर्गठन। और प्रशासन के पुनर्गठन के लिए रजिया ने नवीन नियुक्तियां की। पहली बात, उसने जो दो अमीरों को अपनी ओर मिलाया था उन्हें नवीन पद प्रदान किए। कबीर खां एयाज को उसने लाहौर की सूबेदारी प्रदान की, अपना वजीर ख्वाजा मुहाज़बुद्दीन को नियुक्त किया, सैफुद्दीन को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, और इसके साथ ही एक अबीसीनियाई हबशी सरदार था, दास था, मलिक याकूत को उसने अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया। अमीर आखुर को कह सकते हैं अश्वशाला का प्रधान, जो घोड़ों का प्रधान होता था, तो उसने अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया। इस कदम का आगे चल कर के तुर्क अमीरों ने बहुत फ़ायदा उठाया और मलिक याकूत की इस नियुक्ति का उन्होंने घोर विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि रजिया जो है एक नवीन अमीर वर्ग जो है वो तैयार कर रही है तुर्क अमीरों के खिलाफ। और इसी एक महत्वपूर्ण बिंदु ने आगे चल कर के तुर्क अमीरों को जो है संगठित होकर के रजिया के खिलाफ खड़े होने के लिए एक रास्ता प्रदान किया, एक मोटिव प्रदान किया। नेक्स्ट है व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन। रजिया जो थी वो एक पपेट रूलर, कठपुतली शासक नहीं बने रहना चाहती थी और वास्तव में सुल्तान की जो निरंकुश सत्ता थी उसको स्थापित करना चाहती थी और समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं करना चाहती थी। इसीलिए उसने पर्दा जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता था उसका त्याग कर दिया, पुरुषों की वेशभूषा धारण करके दरबार में बैठना शुरू कर दिया, न्याय कार्य करना शुरू कर दिया, जनता की शिकायतें और समस्याएं सुनना और उनका सल्यूशन करना जो है वो प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जो मलिक याकूत था, अबीसीनियाई सरदार, गैर तुर्क था, उसके प्रति भी उसका काफ़ी झुकाव था, जिसका तुर्क अमीरों के द्वारा विरोध किया गया। तुर्क अमीर इन सभी गतिविधियों से जो है, जो कि इस्लाम के खिलाफ मानी जा सकती हैं उनकी नज़र में, तो इन सब गतिविधियों का उनके द्वारा जो है विरोध किया गया और मुस्लिम वर्ग, रूढ़िवादी जो मुस्लिम वर्ग था, काफ़ी असंतुष्ट हो गया और रजिया पर इन सभी वजह से दोषारोपण जो है वो किया जाने लगा। इसी दौरान 1238 के लगभग मंगोल आक्रमण की आशंका जो है वो भारत में बनी, क्योंकि गजनी का जो सूबेदार था उसने रजिया से सहायता मांगी मंगोलों के खिलाफ, लेकिन रजिया ने बहुत कूटनीतिपूर्ण तरीके से गजनी के सूबेदार को कुछ आर्थिक सहायता पहुंचाई, लेकिन सैनिक सहायता देने से साफ साफ मना कर दिया। इससे इल्तुतमिश के समान ही उसने सेम कदम उठाया और बाहरी किसी भी शासक को मंगोलों के खिलाफ सहायता प्रदान नहीं की, लेकिन इस कदम का भी तुर्क अमीरों के द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि ये उसकी कायरता का प्रतीक है, रजिया की कायरता का प्रतीक है। हालांकि ये डबल स्टैंडर्ड है। सेम जो कदम है वो इल्तुतमिश के द्वारा उठाया गया था जब जलालुद्दीन मंगबरनी ने उसकी सहायता मांगी थी, लेकिन उस समय ऐसा कोई दोषारोपण इल्तुतमिश पर नहीं किया गया था और ये उसकी कूटनीतिक प्रशंसा की जाती है इस कदम के लिए। लेकिन रजिया ने सेम किया तो तुर्क अमीर जो थे उन्होंने उसे कायरता का नाम दिया। नेक्स्ट उसने रणथंबोर और ग्वालियर में विद्रोह हुए उनका दमन किया और राजपूतों को इन पर अधिकार करने से रोका।
इसके पश्चात रजिया के का शासनकाल की अंतिम और प्रमुख घटना हुई तुर्क अमीरों के द्वारा फिर से विद्रोह किया और अंतिम तौर पर रजिया का पतन इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ। इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो मलिक एतगीन के द्वारा किया गया और मलिक एतगीन रजिया के दरबार में अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त था। मलिक एतगीन के नेतृत्व में इन तुर्क अमीरों का उद्देश्य था रजिया को दिल्ली से बाहर ले जा करके और फिर उस पर आक्रमण करना और उसे पराजित करना, क्योंकि दिल्ली में रजिया को जो है भारी जनमत प्राप्त था और दिल्ली में उसे पराजित करना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए तुर्क अमीरों ने लाहौर के गवर्नर कबीर खां एयाज को इंसाइट किया, उकसाया और उससे विद्रोह करवाया। तो जैसे ही 1240 में लाहौर के गवर्नर कबीर खां एयाज ने विद्रोह किया तो रजिया उसे दबाने के लिए दिल्ली से निकल पड़ी और इसके विद्रोह को दबाया और कबीर खां एयाज जो है वो पराजित हो गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जैसे ही रजिया वापस दिल्ली आई वैसे ही उसे भटिंडा के किलेदार अल्तुनिया के विद्रोह का समाचार प्राप्त हुआ और रजिया जो है भटिंडा गई और उसने वहाँ के किले का घेरा डाला। इसी समय जो मलिक याकूत था, जिसे अमीर याकूर के पद पर नियुक्त किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई और रजिया को बंदी बना लिया गया। जैसे ही रजिया के बंदी बनाने का समाचार दिल्ली में तुर्क अमीरों को मिला, वो तो इसी कहेंगे कि पल की आस में बैठे हुए थे और उन्होंने रजिया के भाई और इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर 1240 ईस्वी में बिठा दिया और उसे सुल्तान बना दिया। रजिया जो है इस समय अल्तुनिया के पास जो है बंदी गृह में कैद थी और जैसे ही इन अमीरों के विद्रोह की सफलता हुई, उन्होंने आपस में जो है इन षड्यंत्रकारियों ने अपने पदों का बंटवारा करना शुरू कर दिया और जो बंटवारा हुआ उससे अल्तुनिया है वो खुश नहीं हुआ, नाराज़ हो गया और ऐसी परिस्थिति में रजिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अल्तुनिया से विवाह करने के पश्चात दोनों दिल्ली की ओर बढ़े अपनी सेना लेकर के, लेकिन कहते हैं कि कैथल के पास इन्हें पराजित कर दिया गया दिल्ली की सेना के द्वारा और वहाँ से भागते हुए कैथल के पास कुछ हिंदू डाकुओं के द्वारा अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से 1240 ईस्वी में रजिया का अंत हुआ। अब अगर रजिया का मूल्यांकन किया जाए, उसकी असफलताओं के कारणों पर अगर चर्चा की जाए तो देखा जा सकता है कि समकालीन जो इतिहासकार थे जैसे मिन्हाज उस सिराज, वो रजिया के प्रति प्रशंसा से भरा हुआ था। उसने रजिया के बहुत से गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि उसके अंदर एक महान शासक के सभी गुण विद्यमान थे। बुद्धिमान थी, न्यायप्रिय थी, प्रजा की शुभ चिंतक थी और अपनी सेनाओं की नेता थी, उसमें सैनिक योग्यता थी। तो बादशाही के समस्त गुण उसमें विद्यमान थे, लेकिन फिर भी रजिया जो है वो असफल हुई। रीज़न क्योंकि उसमें सब गुण विद्यमान थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ नारीत्व के, यानी वो एक स्त्री थी और तुर्क अमीर जो है वो इसको बर्दाश्त, इस फैक्ट को नहीं कर पा रही थी कि एक स्त्री के द्वारा उन पर शासन किया जा रहा है। मेन रीज़न उसका स्त्री होना और नहीं होना ना हो करके मेरे हिसाब से तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा थी। तुर्क अमीर जो है उनमें आपस में फूट पड़ी हुई थी, तो स्वयं तो वो गद्दी पर कोई बैठ नहीं सकते थे, यानी कोई भी एक तुर्क अमीर को गद्दी पर बिठा दिया, ऐसे डिसीज़न पर पहुंचना उनके लिए कहेंगे कि मुश्किल था बहुत, क्योंकि सभी तुर्क अमीर जो है वो उस पद के लिए फिर लालायित हो जाते। तो ऐसी परिस्थितियों में इसका तोड़ ये निकाला कि जो भी बादशाह बने उस पर इन तुर्क अमीरों के द्वारा जो है पूर्ण नियंत्रण रखा जाए, उसे कठपुतली शासक की तरह ट्रीट किया जाए और अपने पक्ष में जो है नीतियों का निर्माण या शासन कार्य जो है वो करवाया जा सके। लेकिन जब रजिया ने उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करना बंद करके और सुल्तान की निरंकुश सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया, तो इन तुर्क अमीरों ने एकमत होकर के और रजिया को गद्दी से हटा करके और अपने नियंत्रण में रहने वाले बहराम शाह को गद्दी पर बिठाने का निर्णय किया। तो कह सकते हैं कि रजिया के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था तुर्क अमीरों की अति महत्वाकांक्षाएं और इसीलिए रजिया का पतन तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुआ।
और क्योंकि इल्तुतमिश के समय में ये तुर्कान चहलगानी के जितने भी सदस्य थे उन सबका प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियंत्रण हो गया था और वे इस जो एकाधिकार मोनोपोली थी उसको बनाए रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने नाम मात्र के एक शासक को सिंहासन पर बैठाने का कार्य किया।